सर, मैं देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी से। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आनुषंगिक संगठन के संगठन महामंत्री होंगे, तो ऐसे में क्या बीजेपी के संगठन महामंत्री से ये पूछा जा सकता है कि वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर करना है तो क्या क्या नाम उनके पैनल में है, या आप लोगों की तरफ से कोई सलाह मशविरा, इस तरह की कोई बात? ऐसी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होती बैठक में। जब पूरा देश इंतजार में है बीजेपी अध्यक्ष का नाम कब फाइनल होगा, तभी पर्दे के पीछे काम करने वाले आरएसएस खुलकर सामने आते हैं। लेकिन क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी की अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया? सियासी इंतजार की उलझन। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के सुदूर गांवों तक, बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक एक ही सवाल हवा में तैर रहा है। आखिर बीजेपी अध्यक्ष का नाम कब घोषित होगा? पार्टी के भीतर बाहर हर जगह चर्चाओं का बाजार गर्म है। टीवी स्टूडियोज में बहस हो रही है, अखबारों के पन्ने अटकलों से भरे पड़े हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ चुकी है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के भीतर जो असली खिचड़ी पक रही है वो इतनी आसान नहीं है समझना। ये केवल नाम की घोषणा नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर सत्ता की लड़ाई है। आरएसएस का पर्दे के पीछे से खेल। बीजेपी का इतिहास उठाकर देखिए तो एक नाम हर मोड़ पर किसी न किसी रूप में उभरता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, ये वही संगठन है जिसने बीजेपी को जड़ों से सींचा, कार्यकर्ताओं को गढ़ा और वैचारिक आधार तैयार किया। लेकिन हमेशा की तरह आरएसएस ने खुद को सियासत के साइड स्टेज पर ही रखा, कभी खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन अब जो हुआ उसने सियासत की गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरएसएस का असहज चेहरा। पिछले दिनों आरएसएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि आरएसएस आमतौर पर चुपचाप पर्दे के पीछे ही अपना काम करती रहती है। लेकिन इस बार माहौल अलग है। मंच पर आरएसएस के सीनियर नेता अंबेडकर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके चेहरे पर जो असहजता, जो अनकंफर्टेबल दिखा, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकारों ने जब उनसे सीधा सवाल दागा, बीजेपी अध्यक्ष बनने कौन चाह रहा है, तो अंबेडकर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हम यहाँ ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं करते। लेकिन उनकी मुस्कान में छिपा दर्द और बेचैनी हर कोई पढ़ सकता है। आरएसएस की अनदेखी, मोदी शाह की नई राजनीति। पिछले कुछ सालों में जो सबसे बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में दिखा है वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी। दोनों नेताओं ने बीजेपी को जिस मुकाम पर पहुंचाया वो किसी से छिपा नहीं। लेकिन इस जोड़ी की सबसे बड़ी खूबी और कई लोगों के लिए सबसे बड़ा डर ये है कि इन्होंने आरएसएस की संस्थागत छाया में खुद को लगभग अलग कर लिया है। संघ की सलाह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद, ये सब केवल औपचारिक बन चुके हैं। अध्यक्ष पद पर संघ की पकड़ ढीली। बीजेपी अध्यक्ष का पद कभी आरएसएस के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप का सबसे बड़ा उदाहरण हुआ करता था। नाम भले ही बीजेपी तय करती थी, पर मोहर संघ की मानी जाती थी। लेकिन इस बार मामला अलग है। सूत्र बताते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अध्यक्ष पद के नाम पर संघ को कोई भरोसा नहीं दिलाया, न राय ली, न सहमति मांगी। यही वजह है कि अम्बेडकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तल्खी साफ झलकी। अगर संघ को नजरअंदाज किया गया तो सवाल ये है कि अगर बीजेपी, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, संघ की बात पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं तो इसके पीछे नतीजे क्या होंगे? क्या संघ इतनी आसानी से चुप बैठ जाएगा? जानकार मानते हैं कि संघ भले ही खुलकर टकराव ना करे, लेकिन उसके पास भी रास्ते हैं। जमीनी स्तर पर संघ का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो बीजेपी के चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकता है। गांव-गांव में फैले संघ के कार्यकर्ता अगर ठंडे पड़ गए तो उसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। मोदी का संघ से मोह भंग। नरेंद्र मोदी संघ की ही देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक उनकी यात्रा में संघ का बड़ा हाथ रहा है। लेकिन जैसे जैसे मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की, वैसे वैसे उनके और संघ के बीच की दूरी बढ़ती गई। आज हालात ये है कि संघ की बैठकों में मोदी की मौजूदगी औपचारिकता भर है। असली फैसले पीएमओ और शाह की और कोर टीम में होते हैं। संघ अब केवल दर्शक की भूमिका में सिमटता नजर आ रहा है। अमित शाह की चतुराई या संघ की मजबूरी?
अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वो जानते हैं कि संगठन की सियासत कैसे चलती है और सत्ता की चाबी कैसे संभाली जाती है। शाह ने पिछले कुछ सालों में संगठन पर ऐसी पकड़ बनाई है कि संघ भी असहज हो उठा है। लेकिन संघ की मजबूरी ये है कि वो खुलकर अमित शाह या नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि सत्ता का सबसे बड़ा लाभार्थी संघ खुद रहा है। लेकिन अंदर खाते नाराजगी का लावा जरूर उबल रहा है। अध्यक्ष पद की घोषणा, कौन बनेगा बलि का बकरा? बीजेपी अध्यक्ष का नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ। ये सिर्फ टालमटोल नहीं बल्कि सत्ता के भीतर की गहरी खींचतान का संकेत है। मोदी और शाह चाहते हैं कि उनका विश्वास पात्र अध्यक्ष बने, जो सिर्फ नाम का अध्यक्ष हो। वही संघ चाहता है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन के मूल विचार और संघ की भावना को समझे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या संघ अपने ही संगठन में किनारे कर दिया जाएगा या फिर कोई ऐसा समझौता होगा जिससे दोनों पक्ष अपना अपना चेहरा बचा सकेंगे। देश इंतजार कर रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता बेचैन है, विपक्षी पार्टियां तंज कस रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती नागपुर से है, आरएसएस के मुख्यालय में। क्या मोदी शाह संघ को पूरी तरह नजरअंदाज कर अपनी पसंद का अध्यक्ष घोषित करेंगे या किसी अंतिम समय पर संघ की नाराजगी को देखते हुए कोई समझदारी दिखाएंगे? ये फैसला आने वाले दिनों में देश की सियासत की दिशा तय करेगा। लेकिन बात तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी और संघ के रिश्तों की असलियत को उजागर कर दिया है। पर्दे के पीछे की दरार अब जग जाहिर हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष का नाम जब भी घोषित होगा, लेकिन इस बार नाम से ज्यादा चर्चा उस दूरी की होगी जो नागपुर से दिल्ली तक फैली हुई है, और यही दूरी भारतीय राजनीति का नया चेहरा गढ़ेगी। इंतजार कीजिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सर, मैं देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी से, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आनुषंगिक संगठन के संगठन महामंत्री होंगे, तो ऐसे में क्या बीजेपी के संगठन महामंत्री से ये पूछा जा सकता है कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर करना है तो क्या क्या नाम उनके पैनल में है, या आप लोगों की तरफ से कोई सलाह मशविरा, इस तरह कोई बात? ऐसी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होती बैठक में। हाँ सर, मैं पूनम पांडे हूँ, नवभारत टाइम्स से। जो शताब्दी वर्ष है उसका मेन एजेंडा क्या रहेगा, क्या फोकस उसका रहेगा? दूसरा सर, आपने युवाओं की बात की कि ज्यादा वो ट्रेनिंग में भी रहे हैं, प्रशिक्षण वर्ग में। क्या ये बदलाव 2014 के बाद आपने देखा है, जब से केंद्र में सरकार आई है, ज्यादा युवाओं का रुझान दिखा है? और सर एक आखिरी सवाल, एक ही प्रश्न पूछो सर, इसी में सब संगठन से ही जुड़ा है। संघ का टारगेट था कि जब शताब्दी वर्ष होगा तो सब जगह संघ की पहुंच होगी, देश भर में शाखाएं होंगी। तो टारगेट कितना अचीव हुआ है, कितनी % जगह तक शाखाएं हो रही हैं, और सबसे अच्छा कहाँ हो रहा है और कहाँ ऐसा है जो सबसे वीक है अभी, जहां फोकस की जरूरत है? तो नहीं, मुख्यतः संघ के विस्तार के बारे में आपको हमने मार्च में जानकारी दी थी। अभी आपको हम लोग अक्टूबर में जानकारी देंगे, पूरी विस्तार से आंकड़े देंगे। लेकिन इतना बता सकता हूं कि जैसा हमने सोचा था, तो उस दृष्टि से काफी अच्छा विस्तार, सारे स्वयंसेवकों ने अपना मतलब शक्ति लगाई, समय भी दिया है, और उस कारण से संघ की शाखाओं का जो विस्तार हमें अपेक्षित था वो हो रहा है। दूसरा, आपने पूछा कि शताब्दी, वास्तव में पहले भी पूजनीय सरसंघचालक जी ने बताया था कि संघ में ऐसे कोई संघ के वर्ष मनाए नहीं जाते हैं। तो हम लोग इस निमित्त मुख्य उद्देश्य ये है कि संघ के 100 वर्ष में संघ के स्वयंसेवक सतत रूप में ये कार्य विस्तारित करने के काम करते रहे, और उसका उद्देश्य यही था कि धीरे धीरे पूरा समाज ही इस कार्य में सहभागी हो जाए। तो अगर सबसे बड़ी बात अगर मैं ये कहूं, तो शताब्दी वर्ष का उद्देश्य यही है कि कैसे पूरा समाज, जो समाज परिवर्तन के जो सारे कार्य है, उसमें पूरे समाज की सहभागिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इस दृष्टि से हमने पंच परिवर्तन का मुद्दा लिया है मुख्य रूप से। और जिस बात पर, जिसमें समाज के जो पंच परिवर्तन के हमने मुद्दे लिए हैं, सामाजिक समरसता, जिसमें हर परिवार को समरसता के विषयों के अनुसार, अपेक्षा के अनुसार अपना अनुसरण करना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली हर व्यक्ति को, हर परिवार को अपनी कैसे हम लोग बना सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। वैसे ही अपने कुटुंब में, अपने परिवार में किस तरीके से हम एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं, अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, उसकी सामाजिक जो दायित्व है उसको कैसे बना सकते हैं। तो इन बातों पर हमारा स्व के आधारित जीवन कैसे बन सकता है, नागरिक कर्तव्यों का प्रशिक्षण
और उसका संकल्प कैसे हो सकता है। तो ये जो सारे विषय है, इन विषयों पर समाज की दृष्टि से कैसे पहल हो सकती है और स्वयंसेवक समाज के द्वारा ये पहल हो, इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो इस बात को ही आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विशेषकर ये सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें पूरे जितने भी आउटरीच होगा, जितना भी लोगों के पास हम जाएंगे ग्राउंड लेवल पर, उसमें इन विषयों पर बात होगी और इन बातों को प्रोत्साहित करने का प्रयास होगा। युवाओं का, मुझे लगता है युवाओं का ऐसा कि संघ तो शुरू ही युवाओं से हुआ। यानी डॉक्टर साहब जो संघ के संस्थापक थे, उन्होंने जब संघ शुरू किया तो उनके साथ जो लोग थे वो सारे युवा ही थे। तो संघ तो हमेशा ही युवाओं का ही संगठन है और बहुत सारे युवाओं के साथ जुड़ने का एक नित्य प्रयत्न होता है और युवा भी नित्य रूप से संघ से जुड़ने के उत्साह में रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। मेरा नाम विकास चंद्र है, न्यूज नेशन चैनल से। मेरा सवाल है कि इस बैठक में सभी वरिष्ठ और प्रमुख पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। इधर कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि संघ के ऊपर राजनीतिक टीका टिप्पणी बहुत होती है, तो क्या इसमें इस पर भी विचार होगा और क्या संघ के लिए चिंता का विषय है कि जिस तरीके से राजनीतिक जगत के लोग अब घसीटते हैं संघ को? सर, इसमें इसको जोड़ते हुए ये देखा जा रहा है कर्नाटका की तरफ से बहुत अटैक हो रहा है संघ पर। प्रियांक खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, मिनिस्टर भी हैं कर्नाटका सरकार में। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं संघ को बैन कर देंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी संघ से बैन हटाना और कैंसर से संघ को इक्वेट कर दिया है। किस तरीके से इन बयानों को देख रहे हैं आप? देखिए, संघ एक सामाजिक संगठन है और हम सब टीका टिप्पणी के साथ ही समाज से बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ये विषय संघ के साथ वो जुड़ रहे हैं, संघ का समर्थन कर रहे हैं और संघ ने जो सकारात्मक विषय उठाए हैं, एक समाज परिवर्तन के, देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के, देश के स्वाभिमान के, इन विषयों के साथ बहुतायत लोग इससे जुड़ रहे हैं, इसका समर्थन भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम अपने काम को निश्चित रूप से जो लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे लोग इस बात को कैसे देखते हैं या संघ को कैसे देखते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है बहुत सारी बातें स्पष्ट हैं और समय समय पर इन बातों पर हम जब आवश्यक होता है तो विचार करते रहते हैं। मैं टाइम्स नाउ नव भारत से हूँ। कांवड़ यात्रा को लेकर कई राज्य सरकारों की अपनी गाइडलाइंस हैं। बावजूद इसके ये देखा गया है कि कुछ लोग नाम छुपाकर, धर्म ना बताकर काम कर रहे हैं और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उससे इसकी तुलना की गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो रूल सरकारें हैं वो भी धर्म पूछकर इस तरीके से कार्य कर रही है। इस पर संघ की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि आज का हमारा जो आयोजन है वो मैं केवल बैठक का ब्रीफ करने के लिए आया हूं, तो आप लोग उसी पर सीमित रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि देखिए, देश में धार्मिक आयोजन, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं और बहुत सुचारू रूप से होते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े मंदिर है जिसमें लाखों लोग आते हैं, उनके भी आयोजन बहुत सुचारू रूप से होते हैं। बाकी प्रशासनिक मामले हैं, हमारे देश में न्याय व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो मुझे लगता है कि पर्याप्त जगहें हैं इन सब बातों का विचार करने के लिए। बाकी सामाजिक स्तर पर सद्भाव बना रहे, इसके लिए हम सतत रूप में जमीन पर प्रयास करते रहते हैं। बस अभी मुझे लगता है कि सर मैं पर्याप्त हो गया। सर मैं बैठक का ब्रीफ है आज। जी बैठक से ही के संदर्भ में बैठक से जोड़ के पूछेंगे। सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो एक संघ का बहुत पुराना आग्रह रहा है देश में। उसको लेकर एक अभियान चला है अभी बिहार में, जिसको लेकर काफ़ी राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो अभियान चलाया है इलेक्टोरल रूल्स रिवीजन का, उसमें लोगों का कहना है कि बड़ा ही कम समय है और इसमें जो है वो जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, वो बाहर हो जाएगा इससे, इस प्रक्रिया से। इस तरह से जिस तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है ये तो पीछे के द्वार से जो है वो एनआरसी घुसाया जा रहा है। तो इस पे क्या, इन सब मुद्दों पे, क्योंकि एनआरसी भी एक चर्चा का विषय रहा है संघ के लिए, तो क्या इन मुद्दों पर कोई चर्चा होगी बैठक में, क्योंकि ये समसामयिक मुद्दा है? और दूसरा, इस पे आपका विचार क्या है?
पहली बात तो ये है कि चुनाव आयोग जब भी कोई चुनाव आते हैं तो उनकी बहुत ही एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि वो अपनी चुनाव की सूचियां स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखते हैं और उसके बाद जो भी लोगों की कंप्लेंट्स होती है या जो भी उसमें नाम जोड़ना होता है वो प्रक्रिया चलती है। मुझे लगता है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया चल रही है। बाकी विषयों पर क्या कमेंट करें? सर, एक मेरा प्रश्न है, आमोद हूँ TV9 से। आप देख लो कितना लेना है। एक प्रश्न ले लीजिए मेरा। ये जो अभी प्रश्न उठ रहा था कि तमाम राजनीतिक दलों द्वारा संघ के ऊपर लगातार प्रहार करने की कोशिश या प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उसमें एक प्रश्न आया है अभी हाल में जो सर कार्यवाह जी ने एक टिप्पणी किया कि सोशलिस्ट सेकुलर मुद्दे को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी के अपने भी संविधान में ये दोनों वर्ड हैं, इसलिए बीजेपी इससे कनी काट रही है। क्या संघ अपने एक अनुसांगिक संगठन को कहेगा कि तुम भी अपना ठीक कर लो? ऐसा है, मुझे लगता है कि माननीय सरकारेवाह जी, दत्ता जी ने जो टिप्पणी की है वो बहुत ही स्पष्ट है। उन्होंने जो 50 वर्ष आपातकाल के 50 वर्ष होने पर आपातकाल में क्या क्या घटित हुआ, जैसे जेलों में लोगों पर अत्याचार हुआ, वैसे राजनीतिक तौर पर क्या बातें हुई, संविधान के साथ क्या अत्याचार हुआ, तो उन्होंने सभी प्रकार के जितने अत्याचार थे उनका स्मरण किया है और निश्चित रूप से 50 वर्ष के निमित्त इन अत्याचारों पर चर्चा होनी चाहिए। उसमें से कौन सी बातों पर क्या करना चाहिए, इसकी डिबेट होनी चाहिए। ये बात उन्होंने उठाई है तो उसको उसी अर्थ में लेना चाहिए। सर, मैं कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। सर, सामाजिक सद्भाव पर चर्चा होगी, लेकिन अभी जिस तरीके से कुछ राज्य ऐसे जहां पर सामाजिक सद्भाव को लेकर के अगर देखें तो बहुत ही बुरे हालात हैं। जैसे बंगाल की बात कर ली, बिहार की बात कर ली या कर्नाटक साइड भी जाकर के केरला, तो क्या वहां के लिए बैठक में कोई ऐसी बड़ी विस्तृत योजना होगी कि वहां का सामाजिक सद्भाव जो है वो बना रहे, खास तौर से जो घुसपैठियों की बात बार बार केंद्र सरकार कर रही है उनको लेकर के कोई बड़ा एक्शन इस पर लिया जाएगा क्या बैठक में? हम लोगों ने सभी देश भर के सभी जिला और खंड और नगर स्तर पर ये बैठकों का आयोजन हो रहा है और इसके लिए समाज के सभी लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है। पहले भी हम जिला स्तर पर ऐसी बैठकें करते रहे हैं। तो जब ये लोग सब इकट्ठा आते हैं तो अपने अपने जगह के बारे में चर्चा करते हैं और उसके समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास तो संघ का निरंतर ही चल रहा है। मैं दृष्टि इंडिया डेली से। अब लास्ट यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है। सर, आपने अभी कहा कि कई युवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, तो अभी तक कितने और युवाओं को जोड़ा जाएगा उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, यानी कौशल विकास के लिए संघ किस तरह के प्रयास कर रहा है? ऐसा है कि संघ के जो विभिन्न प्रकार के उपक्रम चलते हैं, जिसमें संघ के कई प्रकार के स्वयंसेवकों द्वारा सेवा प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें बहुत सारे स्किल के संदर्भ में भी है। अगर आप डिटेल जाएंगे तो आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा आंकड़े। और अभी एक अभियान भी सारे संघ प्रेरित संगठनों ने मिलकर चलाया हुआ है, स्वावलंबी भारत अभियान, जिसके अंतर्गत इस प्रकार के नए एंटरप्राइजिंग जो करना चाहते हैं या उसके लिए उनको कुछ नई कुशलताएं चाहिए या नई जानकारियां चाहिए, तो उसके लिए भी वो जगह जगह पर ऐसे आयोजन कर रहे हैं। और जब ये आयोजन करता है ये अभियान, तो संघ स्वयंसेवक स्थानीय स्तर पर उसका सहयोग करते हैं। तो ये प्रक्रिया अभी चल रही है, काफी व्यापक है प्रक्रिया और लंबी है, चल रही है। थोड़ा बाद के लिए अभी बाद में करेंगे ना, मौका मिलेगा। सर, तमाम विपक्षी पार्टियां थोड़ी हमें बैठक भी करने दो। कहना था संविधान पे आपने कह दिया, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि आपका जो स्ट्रक्चर है आरएसएस का, उसमें पिछड़ों और ओबीसी को जगह नहीं मिली है, इसलिए संविधान के ये दो शब्द आप बचा नहीं पा रहे हैं। देखिए, संघ एक देशव्यापी सामाजिक संगठन है और संघ राजनीतिक दल की तरह काम नहीं करता। तो संघ एक जमीनी स्तर पर ऑर्गेनिक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज से संपर्क करते हुए जाता है। तो संघ की प्रक्रिया में पूरा समाज ही हमारी दृष्टि में है और यही कारण है कि आज संघ का कार्य इतना देशव्यापी हो रहा है, देश के हर कोने में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक तौर पर ये प्रश्न चर्चा
रहते संघ को स्पेयर कर दे। संघ अपने तरीके से समाज के हर वर्ग को जोड़ रहा है, हर तरह से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो उसी संघ को संघ के समाज दृष्टि से ही देखने से समझ में आ सकता है। धन्यवाद सबको, नमस्ते। आप सभी का पुनः धन्यवाद और निवेदन है कि अल्पाहार बाहर है, आप उसको लेकर ही जाएं। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।